जरा सोचिए, क्या हो अगर जिस प्रगति को हम अपनी आज़ादी का रास्ता समझते आए हैं, वही असल में एक नया पिंजरा बन जाए। यही वो चौंका देने वाला सवाल है जो 1947 में मैक्स होर्खहाइमर और थियोडोर एडोर्नो ने अपनी जबरदस्त किताब डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट में उठाया था। तो आज हम उनके इसी तीखे विश्लेषण की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। और ये सवाल, आप कह सकते हैं कि ये उनकी पूरी किताब का दिल है। ये हमारे समय का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है ना, कि कैसे साइंटिफिक और लॉजिकल तरक्की का दौर अपने साथ इतनी भयानक बर्बरता ला सकता है। इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए उन्होंने ये किताब लिखी थी। तो इनकी इस पूरी आलोचना को समझने के लिए हमें पहले थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें समझना होगा कि प्रबोधन यानी एनलाइटनमेंट का असल वादा क्या था। उसका सपना था इंसानी दिमाग को अंधविश्वास और डर के अंधेरे से निकालकर तर्क यानी रीजन की रोशनी में लाना। लेखकों के हिसाब से इसका लक्ष्य था दुनिया को डिसएन्चैंट करना, मतलब दुनिया से उसका जादू छीन लेना, उसके सारे रहस्य खत्म कर देना। आइडिया बहुत सीधा साधा था कि विज्ञान और तर्क जो हैं वो मिथकों की जगह ले लेंगे और फिर इंसान प्रकृति से डरेगा नहीं बल्कि उसे समझेगा और हाँ, उसे कंट्रोल भी करेगा। फ्रांसिस बेकन की ये जो मशहूर लाइन है ना, वो इस सपने को बिल्कुल सही तरीके से पकड़ती है। यही तो सोच थी कि ज्ञान के दम पर इंसानियत प्रकृति पर हावी हो जाएगी, अपनी सुरक्षा, अपनी समृद्धि सब कुछ पक्का कर लेगी, मतलब अपनी किस्मत खुद लिखेगी। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। हॉर्खहाइमर और एडोर्नो कहते हैं कि इस टोटल कंट्रोल की चाहत की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, एक भयानक कीमत जो सिर्फ प्रकृति ने नहीं बल्कि हमारी अपनी इंसानियत ने भी चुकाई। क्योंकि तर्क ने धीरे धीरे दुनिया को एक ठंडी, बेजान, हिसाब किताब वाली जगह बनाना शुरू कर दिया। ये जो तुलना है ना, ये एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाती है। पहले थी एक जादुई दुनिया जहां इंसान खुद को प्रकृति का एक हिस्सा मानता था, एक जिंदा, मीनिंगफुल प्रकृति का हिस्सा। लेकिन फिर आया वैज्ञानिक नजरिया और इसने सब कुछ बदल दिया। अब प्रकृति कोई जिंदा चीज नहीं रही, वो बस एक कच्चा माल बन गई जिसे हम जैसे चाहें बदल सकते हैं। मीनिंग अब दुनिया में मिलता नहीं बल्कि उस पर थोपा जाता है, और हमारा रिश्ता वो पार्टनरशिप से डोमिनेशन का हो गया। अब इस पूरी प्रक्रिया के दिल में जो चीज है वो है अमूर्तन यानी एब्स्ट्रैक्शन। और ये करता क्या है? ये हर चीज की अपनी खासियत को, उसकी यूनिकनेस को नजरअंदाज कर देता है। मतलब एक पेड़ अब वो खास पेड़ नहीं है, वो बस कुछ क्यूबिक मीटर लकड़ी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कैपिटलिस्ट सिस्टम में एक वर्कर अब एक इंसान नहीं बल्कि बस लेबर पावर की एक यूनिट है जिसे आसानी से बदला जा सकता है। पर्सनैलिटी खत्म, सब कुछ बस क्वांटिटी बनकर रह जाता है। और यहीं पर कहानी का सबसे दुखद, सबसे आयरॉनिकल मोड़ आता है। तर्क, वो टूल जो हमें आज़ाद करने के लिए था, वो खुद के ही खिलाफ हो जाता है। एक पैराडॉक्स है, लेकिन सच है कि वो गुलामी का एक नया जरिया बन जाता है। और जानते हैं कैसा? उतना ही कठोर, उतना ही बेरहम जितने वो पुराने मिथक थे जिनसे लड़ने के लिए इसे बनाया गया था। इसी को वो कहते हैं प्रबोधन का आत्मविनाश। जब तरक्की की दौड़ अपनी सारी हदें पार कर देती है तो वो अपने ही आदर्शों को निगलने लगती है। प्रगति अपने ही उल्टे यानी पतन में बदल जाती है। लेकिन सवाल ये है कि ये होता कैसे है? कैसे? देखिए, जब तर्क टोटल कंट्रोल के पीछे भागता है और हर उस चीज को नकार देता है जिसे मापा या गिना नहीं जा सकता, तो वो खुद एक अंधविश्वास बन जाता है। वो एक बंद सिस्टम बन जाता है, उतना ही हठधर्मी, उतना ही सत्तावादी जितने वो पुराने मिथक थे। मतलब वो तर्क का ही मिथक बन जाता है। अच्छा, अब ये जो तर्क के दबदबे की बात है ना, ये कोई हवाई फिलोसॉफिकल आइडिया नहीं है। ये हमारी रोज की जिंदगी में बहुत ही ठोस तरीके से नजर आता है, और लेखकों ने इसे बड़ी दूर की सोच के साथ एक नाम दिया, संस्कृति उद्योग, यानी मास मीडिया और मनोरंजन की दुनिया। सोचिए, संस्कृति उद्योग बिल्कुल एक फैक्ट्री की तरह काम करता है। ये मास प्रोडक्शन के तौर तरीके अपनाकर मानकीकृत फिल्में, गाने, टीवी शोज बनाता है। इसका असली मकसद हमारे दिमाग को चैलेंज करना नहीं, बल्कि उसे शांत रखना है, उसे भटकाना है और उसे पूंजीवादी व्यवस्था की जरूरतों के हिसाब से ढालना है। ये आर्ट को एक कमोडिटी, एक बिकाऊ माल बना देता है।
ये लाइन ये बहुत गहरी बात कहती है। मनोरंजन जो काम से एक एस्केप होना चाहिए था, असल में उसी काम का एक्सटेंशन बन जाता है। ये ऐसा उपभोग है जिसमें कोई मेहनत नहीं लगती, कोई क्रिटिकल सोच नहीं लगती। ये हमें बस निष्क्रिय उपभोक्ता बनाता है और उन्हीं दोहराव वाले पैटर्न के लिए ट्रेन करता है जो हमारी रोज की नौकरी में होते हैं। नतीजा, अलग तरह से सोचने की हमारी जो क्षमता है वो धीरे धीरे कुंद हो जाती है। तो ये है इस उद्योग की कुछ खासियतें। सब कुछ मानकीकृत है, हर चीज एक वस्तु है जिसे निष्क्रिय रूप से उपभोग किया जाता है। और सबसे चालाकी भरी चीज है ये छद्म व्यक्तिवाद। जैसे फास्ट फैशन के बारे में सोचिए, या हमारी पर्सनलाइज्ड म्यूजिक प्लेलिस्ट के बारे में। हमें लगता है कि हम चुन रहे हैं, कि हम यूनिक हैं, लेकिन असल में हम उन्हीं बड़े पैमाने पर बने उत्पादों का उपभोग कर रहे होते हैं जो हमें पहले से बनी बनाई श्रेणियों में फिट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये एक भ्रम है। और ये सब कुछ हमें हॉर्खहाइमर और एडोर्नो के बहुत ही स्याह और सच कहूं तो परेशान कर देने वाले निष्कर्ष पर ले आता है कि इस प्रगति और पतन की लड़ाई का आखिर नतीजा क्या होता है। ये उनकी पूरी बात की सबसे बड़ी, सबसे क्रूर विडंबना है कि हम जितना ज्यादा प्रगति करने की कोशिश करते हैं, हर चीज को नियंत्रित और अनुकूलित करने की कोशिश करते हैं, हम असल में उतना ही पीछे चले जाते हैं। प्रकृति पर हमारा हर अगला कदम इंसानी आज़ादी के लिए एक पिछला कदम साबित होता है। नतीजा ये होता है कि हम खुद को एक लोहे के पिंजरे में कैद पाते हैं। एक ऐसी दुनिया जो ऊपर से तो एकदम तर्कसंगत, कुशल और प्रबंधित लगती है, लेकिन जिसमें एक इंसान की सहजता, उसकी आलोचनात्मक सोच, इन सब को आर्थिक और नौकरशाही प्रणालियों के बोझ तले कुचल दिया जाता है। तो आखिर में हम इस एक बहुत बड़े और आज भी उतने ही प्रासंगिक सवाल के साथ रह जाते हैं। अगर तर्क खुद को ही धोखा दे सकता है, तो फिर सच्ची मुक्ति का रास्ता क्या है? क्या तर्क का इस्तेमाल एक बेहतर, ज्यादा न्याय वाली दुनिया बनाने के लिए हो सकता है, बिना उसे प्रभुत्व का हथियार बनाए? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमारे सामने एक चुनौती बनकर खड़ा है।